नेक्स्ट क्वेश्चन बर्नौली इक्वेशन के ऊपर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए विंड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड ब्लोज पैरेलल टू द रूफ ऑफ हाउस। ये ग्राउंड है, यहां पर हमने एक हाउस कंसीडर कर लिया है और रूफ के ऊपर यहां विंड ब्लो करने लगी है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, देखिए हवा चलने से क्या होता है। देखिए बर्नौली इक्वेशन कहती है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का सम कांस्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन इन तीन चीजों का सम कांस्टेंट होता है। अगर आप ऊपर हवा चलाएंगे, अगर आप काफी तेज वेलोसिटी से हवा को चलाएंगे तो ऊपर जो स्पीड है वो आपने इंक्रीज कर दी। भाई जो नॉर्मल एयर है वो तो बहुत धीरे धीरे चलती है, ना के बराबर, लेकिन जब आंधी तूफान आता है तो बहुत तेज हवा चलती है। तो नॉर्मल एयर के रिलेटिवली अब क्योंकि हवा काफी तेज चल रही है, तो क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो गई हवा की, तो बेटे अगर तीसरा टर्म इंक्रीज हुआ है तो पहले दो में से किसी एक को कम होना पड़ेगा ताकि सम कांस्टेंट हो पाए। अब एच बेटा रूफ की हाइट तो मैं कम करने से रहा, प्रेशर कम हो जाएगा इससे। तो ये जो ऊपर हवा चलेगी इससे क्या होगा, ऊपर का जो प्रेशर है ये कम हो जाएगा। नॉर्मली ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है पी नॉट, अब नहीं होगा, अब इसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गई होगी। ठीक है, तो आपका ऊपर का प्रेशर डिक्रीज हो गया होगा ड्यू टू बर्नौली इक्वेशन। तो पहले सेंटेंस में जो लिखा है ना, ए विंड ब्लो ओवर द रूफ ऑफ हाउस, हाँ तो अगर रूफ के ऊपर हवा चलेगी तो उसकी वजह से ऊपर का प्रेशर कम हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रूफ इज 250 मीटर स्क्वायर, रूफ का एरिया दिया है। एज्यूम प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक, कहता है रूम के अंदर का प्रेशर अभी भी क्या है, एटमॉस्फेरिक है, होना भी चाहिए। भाई रूफ के ऊपर हवा चली है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली वहां का प्रेशर पी नॉट से कम हो गया है। रूम के अंदर तो कोई हवा मूव नहीं कर रही, रूम के अंदर तो नॉर्मल एयर है, तो अब एयर नॉर्मल है, आपने उसकी वेलोसिटी इंक्रीज तो की नहीं, तो इसका वहां का प्रेशर भी नॉर्मल प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। वो क्लियर कर रहा है। एज्यूम दैट प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन रूफ एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पूछ रहा है कि हवा रूफ पर कितना फोर्स लगाएगी और किस डायरेक्शन में लगाएगी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास एक हाउस है इस तरह से, हाउस के अंदर नॉर्मल एयर है, नॉर्मल प्रेशर है पी नॉट। ऊपर, अब ऊपर वैसे तो नॉर्मल एयर होती है, नॉर्मली प्रेशर पी नॉट होता है, मगर आज ऊपर हवा चल रही है और काफी तेज हवा चल रही है। अब क्योंकि ऊपर बहुत तेज हवा चल रही है, तो क्योंकि हवा की वेलोसिटी बढ़ गई है आज, तो बर्नौली के अकॉर्डिंग आज ऊपर का प्रेशर कम हो गया होगा। तो जो प्रेशर नॉर्मली ऊपर पी नॉट था अब वो कम हो गया होगा पी। तो अब अंदर का प्रेशर पी नॉट है एज यूजुअल, बाहर का कम हो गया है। ये जो डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फोर्स की। तो बेटे क्लास में पढ़ाया जाता है लिक्विड हो या गैस हो, ये जब भी प्रेशर लगाते हैं सरफेस के 90 डिग्री पे लगाते हैं और अपने से दूर लगाते हैं। लिक्विड हो या गैस, दोनों के दोनों जब भी किसी पे प्रेशर लगाते हैं सरफेस के 90 लगाते हैं 90 डिग्री पर, और हमेशा अपने से दूर लगाते हैं। जैसे नीचे वाली हवा रूफ पे प्रेशर ऊपर लगाएगी 90 डिग्री पर, अब प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स ही आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है। अब हवा खुद नीचे है, फोर्स कहां लगा रही है, ऊपर। ये लिक्विड और गैस का प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी पे प्रेशर लगाते हैं उसके 90 डिग्री पे लगाते हैं और अपने से दूर लगाते हैं। ये अंदर वाली हवा रूफ के नीचे है, फोर्स लगाएगी ऊपर। उसी तरह से ऊपर वाली हवा जो है वो ऊपर है, वो फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ, कितना, प्रेशर इंटू। तो दो फोर्स लगेंगे रूफ पे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, क्योंकि दो वेक्टर, एक ऊपर लगेगा पी नॉट ए, अंदर वाली हवा लगाया है, एक नीचे लगेगा पी। अब बर्नौली के अकॉर्डिंग ऊपर का प्रेशर कम हो चुका है,
तो नीचे वाला फोर्स छोटा फोर्स है, ये बड़ा फोर्स है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दूं तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, और बड़ा फोर्स अपवर्ड है तो रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो हवा चलने की वजह से एक अपलिफ्ट फोर्स क्रिएट हो जाएगा, कितना, P नॉट माइनस P इंटू ए। ठीक है, तो हवा चलने की वजह से रूफ के ऊपर एक अपलिफ्ट फोर्स क्रिएट हो गया बेटे, कितना हो गया, P नॉट माइनस P इंटू ए। इतना चेक कर लीजिए, इतना अपलिफ्ट फोर्स इस पे क्रिएट हो चुका। अब अच्छी तरह समझ लीजिए बेटे, हमारे पास एक बंद हाउस है, अंदर नॉर्मल एयर है, स्टिल एयर, जहां का नॉर्मल प्रेशर है P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर बहुत तेज हवा चल रही है, और हवा तेज चलने की वजह से अकॉर्डिंग टू बर्नौली ऊपर का प्रेशर कम हो गया। अंदर का प्रेशर P नॉट, बाहर का कम P। नीचे से ऊपर एक फोर्स लगेगा P नॉट ए, ऊपर से नीचे फोर्स लगेगा P ए। तो क्योंकि अंदर बाहर के प्रेशर अलग अलग हैं, तो एक रिजल्टेंट फोर्स डेवलप हो गया है वर्टिकली अपवर्ड। हवा रूफ पर एक अपलिफ्ट फोर्स क्रिएट करेगी, यानी कि वो एक वर्टिकल अपवर्ड फोर्स क्रिएट करेगी, कितना, P नॉट माइनस P इंटू। तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। पूछा गया था कि विंड रूफ पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, वर्टिकली अपवर्ड लगाएगी। अच्छा, और वैल्यू के लिए मुझे P निकालना पड़ेगा, कैसे, उसके लिए बेटा मैं बर्नौली लगाऊंगा। ठीक है, मैं रूफ को डेटम मान लेता हूं ऐसे, 0.1 लेता हूं जस्ट बिलो द रूफ, और 0.2 लेता हूं जस्ट अबव द रूफ। जब भी बर्नौली लगानी हो, सबसे पहला स्टेप है किसी भी पॉइंट को डेटम मान ले, जिसको चाहे मान ले। बर्नौली लगाने का पहला स्टेप है कि अपनी मर्जी से किसी भी सरफेस को डेटम चूज कर ले। मैंने रूफ को डेटम मान लिया। दूसरा स्टेप है 2 पॉइंट चूज कर ले, कोई से भी 2 पॉइंट। मैंने 1 लिया है जस्ट बिलो द रूफ, 2 लिया है जस्ट अबव द रूफ। अब बर्नौली के अकॉर्डिंग P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का सम कांस्टेंट होता है। किसी चीज को कांस्टेंट कैसे करते हैं, अगर कोई चीज कांस्टेंट है, इसका मतलब वो वैल्यू जितनी 1 पे होगी उतनी 2 पे होगी। तो ये वैल्यू जितनी 1 पे होगी एग्जैक्ट उतनी 2 पे होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। भाई बर्नौली के अकॉर्डिंग 3 चीजों का सम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या मतलब है, वो पूरा टर्म जितना 0.1 पे होगा उतना ही 0.2 पे होगा। अगर वो टर्म जितना 1 पे है उतना ही 2 पे है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। P1 किसको लिया बेटे, मैंने 1 लिया है जस्ट बिलो द रूफ, जहां का प्रेशर P नॉट था, तो ये हो गया P नॉट। रो जी H1 मैंने 1 किसे लिया था, जस्ट बिलो द रूफ, रूफ से जस्ट नीचे। तो बेटे अगर वो पॉइंट रूफ के जस्ट बिलो है तो उसकी रूफ से हाइट कितनी होगी, टेंडिंग टू 0। अच्छा, अब हाइट लेते कहां से हैं, देखिए बर्नौली में जो हाइट लेते हैं वो डेटम से लेते हैं। बर्नौली में जो H हाइट होती है वो डेटम से मेजर होती है, और मैंने डेटम रूफ को मान रखा है, तो मैं तो रूफ से हाइट लूंगा। और क्योंकि मेरा 0.1 जस्ट बिलो द रूफ है, तो उसकी हाइट टेंडिंग टू 0। V1 कमरे के अंदर स्टिल एयर है, वहां कोई आंधी नहीं चल रही है, तो वेलोसिटी विल बी 0। P2 कहां है, जस्ट अबव द रूफ, जहां का प्रेशर कितना है P। 2 की हाइट, अब 2 जस्ट अबव द रूफ है, तो उसकी हाइट भी रूफ से टेंडिंग टू क्या होगी, 0। और 0.2 की वेलोसिटी, हां वहां पे हवा चल रही है, वेलोसिटी होगी लेट अस से v। अब P को धर ले जाएं तो यह आ गया P नॉट माइनस P इक्वल्स टू हाफ रो V नॉट स्क्वायर। बाकी सब टर्म तो 0 हो गए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अपलिफ्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था बेटे, P नॉट माइनस P इंटू ए।
अब ये वैल्यू जो बर्नौली साई यहां पुट कर दें तो ये आ गया हाफ रो वी नॉट स्क्वायर इंटू, इतना फोर्स एक्सर्ट करेगी विंड आपके रूफ पे। हवा की डेंसिटी 1.2 है, हवा की स्पीड 40 है और एरिया 250 है। ये रहा। अब यहां से अपलिफ्ट फोर्स निकालेंगे बेटा। 1.2 बाई 2 कितना आएगा 0.6, यह आएगा 1600 इंटू 250, इस तरह से। अब इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे तो आएगा 2.4 10 की पावर 5। और अपलिफ्ट फोर्स का डायरेक्शन मैं पहले बता चुका हूं, वर्टिकली अपवर्ड है, तो इतना फोर्स लगेगा बेटे 2.4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन वर्टिकली अपवर्ड। चेक कर। कुछ लोग कहते हैं सर अगर घर के बाहर हवा चले तो उससे एक अपलिफ्ट फोर्स पैदा होगा तो क्या रूफ उड़ नहीं जाएगा? हाँ नहीं, क्योंकि रूफ का अपना वेट भी होता है ना mg, वो अपोज करेगा। और रूफ अगर कंक्रीट का है तो डालते हैं हम लोग इंडिया में तो कंक्रीट की स्लैब यूज करते हैं। हाँ तो बेटे कंक्रीट की स्लैब तो बहुत हैवी होती है, उसका mg बहुत ज्यादा होता है, वो mg इस अपलिफ्ट फोर्स को ओवरकम कर लेगा। हाँ अगर रूफ का वेट कम है तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि अपलिफ्ट फोर्स काफी ज्यादा होता है। वैसे मैंने तो पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके दिखाया एज पर कंसेप्ट। तुम चाहो तो इस रिजल्ट को याद कर सकते हो क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया है, तो तुम इस चीज को याद कर सकते हो कि अगर कोई क्लोज्ड चैम्बर है और उसके ऊपर हवा चलाई जाए वी नॉट स्पीड से तो अपलिफ्ट फोर्स जो पैदा होता है वो आता है हाफ रो वी नॉट स्क्वायर इंटू ए, जिसमें रो हवा की डेंसिटी है, वी नॉट हवा की स्पीड है और एरिया वो जो भी चैम्बर है उसका सरफेस एरिया होगा। तो आप चाहे इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं, तो बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टर्मिनल स्पीड को लेकर है। क्वेश्चन में लिखा है टू स्मॉल स्पेशल मेटल बॉल हैविंग इक्वल मासेस आर मेड फ्रॉम मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 एंड हैव रेडियाई 1 mm एंड 2 mm। हमारे पास दो स्मॉल मेटल बॉल हैं, डेंसिटी पता है दोनों की, रेडियाई पता। आगे पढ़ते हैं। दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट इन विस्कस मीडियम whose coefficient of viscosity is eta and whose density is 0.1 ρ2। हमारे पास दो छोटी छोटी मेटल बॉल हैं जिसे हमने सेम विस्कस मीडियम में रिलीज कर दिया है। क्लास में पढ़ते हैं कि जब किसी चीज को विस्कस मीडियम में रिलीज करते हैं तो इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज होती है वर्टिकल डाउनवर्ड, शुरुआत में लगातार वेलोसिटी इंक्रीज होती है, थोड़ी देर बाद जाके उसकी वेलोसिटी हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाती है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए उसको हम टर्मिनल स्पीड कहते हैं। क्लास के अंदर हम ग्राफ भी पढ़ते हैं। अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का पैटर्न आएगा। वेलोसिटी पहले इंक्रीज करेगी ऐसे, फिर हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बेटा? हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, क्या चाहिए? द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी विल बी, पूछ रहा है ये जो दोनों को टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी उनका रेशियो क्या होगा। अब देखिए टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्लास में हम पढ़ते हैं 2/9 डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम रेडियस का स्क्वायर g अपॉन एटा, ये पढ़ते हैं। पहली बॉल पे फॉर्मूला लगेगा VT1 2/9। पहली बॉल की डेंसिटी ρ1 है, मगर ρ1 क्योंकि 8 ρ2 के बराबर है तो मैं ρ1 की वैल्यू लिखूंगा 8 ρ2। मीडियम की डेंसिटी 0.1 ρ2 है, रेडियस 1 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना बेटा, इंटू जी अपॉन 8 माइनस 0.1 कितना आ गया 7.9, तो ये VT1 आ गया बेटे 2/9 7.9 ρ2 अपॉन ईटा, और ये आ गया 10 की पावर -6g। नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 1। फिलहाल मैंने फर्स्ट बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी निकाली। अब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा सेकेंड बॉल पर, उसकी वेलोसिटी निकालूंगा VT2 2/9। बॉडी की डेंसिटी ρ2 है, मीडियम की डेंसिटी 0.1 ρ2 है, रेडियस इस बार 2 mm है, g/eta।
अब यहां से देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। रो2 माइनस 0.1 रो2 कितना आ जाएगा, यह आएगा 0.9 रो2 अपॉन ईटा, और 2 का पावर स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6g। नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 2। या तो यहां पर मैंने इस तरह से लिख दिया है, चेक कर लीजिए। ये सेकंड बॉल की वेलोसिटी आ गई। अब हमें चाहिए रेशियो, तो बेटा दोनों को डिवाइड कर दें और क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो कुछ आप डिवाइड करके देखिए इस तरह से आएगा, बाकी सब तो क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल हो जाएगा। यह आएगा 79/36, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। आप डिवाइड खुद कर सकते हैं। इसमें जो आंसर आएगा बेटे यह आ जाएगा 79/36, यह आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन विस्कस फोर्स को लेकर है। ए स्मॉल स्फेयर ऑफ रेडियस आर फॉल फ्रॉम रेस्ट इनटू विस्कस लिक्विड। हमने एक छोटे से स्फेयर को विस्कस लिक्विड में रिलीज कर दिया। आगे पढ़ते हैं। एज ए रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स। जब आप बॉल को विस्कस मीडियम में रिलीज करेंगे तो विस्कस मीडियम बॉल पे विस्कस फोर्स लगाएगा वेलोसिटी के अपोजिट, वो एक नेगेटिव वर्क करेगा जिससे हीट प्रोड्यूस होगी। आगे पढ़ते हैं। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन स्फीयर अटेन टर्मिनल वेलोसिटी। आपको पता है जब किसी बॉल को विस्कस मीडियम में रिलीज करते हैं तो इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज होती है और कुछ देर बाद वो वेलोसिटी हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। पूछ रहा है कि जब बॉल टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ले तो उस वक्त रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट क्या होगा। देखो रेट ऑफ हीट का मतलब होता है पावर, हीट एनर्जी है, और रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट का मतलब है एनर्जी पर यूनिट टाइम, जिसे टेक्निकली पावर कहा जाता है। हमें विस्कस फोर्स की पावर चाहिए, और विस्कस फोर्स की पावर हमें तब चाहिए जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ले। अब देखिए पावर का एक फॉर्मूला होता है F इंटू वी, और आपको पता है स्फेरिकल बॉल पे जो विस्कस फोर्स लगता है वो लगता है 6 पाई ईटा आर वी। एक वी पहले से भी है, तो ये आ गया 6 पाई ईटा आर वी का स्क्वायर। और आपको पावर कब चाहिए, आपको पावर चाहिए जब बॉल टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ले। तो आप v की जगह टर्मिनल वेलोसिटी रख दीजिए। उसका फॉर्मूला है 2/9 डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम आर स्क्वायर जी बाई ईटा। उस पूरे पे स्क्वायर लगेगा इस तरह से। अब एक आर ये है, यहां आर का स्क्वायर है, ऊपर और स्क्वायर है। आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर की पावर 4, और एक आर बाहर भी है, तो यहां पर आर की पावर 5 आएगा। और बहुत सारे टर्म आएंगे जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, मगर सारे टर्म कांस्टेंट हैं। 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट, 2/9 कांस्टेंट, बॉडी की डेंसिटी कांस्टेंट। तो इन सारे कांस्टेंट टर्म को सी लिख दूं मैं, तो मैं कह सकता हूं कि जब आप बॉल को विस्कस लिक्विड में रिलीज करेंगे, तो जब आप बॉल को विस्कस लिक्विड में रिलीज करेंगे तो उस पर एक विस्कस फोर्स एक्ट करेगा अपोजिट टू वेलोसिटी। सिंस वो वेलोसिटी का अपोजिट है, वो एक नेगेटिव वर्क परफॉर्म करेगा। नेगेटिव वर्क उसमें हीट प्रोड्यूस करेगा, और आपको क्योंकि जानना है कि किस पावर से हीट प्रोड्यूस होगी, तो मैंने डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला लगाया। और आपने कहा था मुझे पावर तब चाहिए जब वेलोसिटी टर्मिनल हो जाए, तो मैंने वेलोसिटी टर्मिनल के बराबर। बहुत सारे कांस्टेंट टर्म थे जिन्हें मैंने सी कह दिया है। आपकी पावर कुछ इस तरह नजर आएगी। क्या पूछा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन स्फीयर अटेन टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। पूछ रहा है जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ले तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट किसके प्रोपोर्शनल होगी। सर हीट प्रोपोर्शनल होगी आर की पावर 5 की। आंसर यह आएगा बेटे ऑप्शन ए, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सरफेस टेंशन को लेकर। ए थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर प्लेस जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। मान लीजिए हमारे पास यहां एक सरफेस ऑफ वाटर है और उस पर हमने एक डिस्क रख दी है, सर्कुलर डिस्क, इस तरह से। आगे पढ़ते हैं। इफ सरफेस टेंशन इज 0.07 देन एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट
अवे फ्रॉम द सरफेस। देखो पहले सेंटेंस में कहा कि हमारे पास एक डिस्क है जिसे हमने पानी के सरफेस पे धीरे से रख दी, ऐसे रख दी। अब कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा इस डिस्क को सरफेस से दूर ले जाने के लिए। पहले डिस्क सरफेस पे रख दी है, अब मैं उस डिस्क को सरफेस से दूर ले जाना चाहता हूं। अब यहां प्रॉब्लम है क्योंकि यहां सरफेस टेंशन है, तो आपको पता है ड्यू टू सरफेस टेंशन आपकी डिस्क पानी के सरफेस से हल्का सा चिपक गई होगी। जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे इसको अलग करने के लिए, तो क्योंकि डिस्क का लोअर सरफेस पानी के मॉलिक्यूल से चिपक गया होगा तो साथ में पानी भी उठ के आएगा, और जैसे जैसे आप डिस्क उठाएंगे पानी भी उठेगा और कुछ फाइनली इस तरह की शेप आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगा बेटे, ऐसे इस तरह से। जब आपने डिस्क को पानी के सरफेस पे रखा था, ड्यू टू सरफेस टेंशन डिस्क का लोअर सरफेस पानी के मॉलिक्यूल से चिपक गया होगा। जब आप फोर्स लगा के उसे खींचेंगे तो पानी भी साथ में जाएगा। अब पानी चिपक गया, ये अलग कैसे हो? तो देखो ऐसा है, डिस्क पे एक तो नीचे mg लगेगा, और आपको पता है लिक्विड के सरफेस के पैरेलल एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है जिसे हम फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन कहते हैं। लिक्विड सरफेस के ठीक पैरेलल एक एक्स्ट्रा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो अगर आप चाहते हैं डिस्क पानी से अलग हो जाए तो आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा जो उसके mg को भी ओवरकम कर ले, और वो जो लिक्विड सरफेस पे एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लगता है उसको भी ओवरकम कर ले। असल में आप फोर्स लगा रहे थे उसके वेट को बैलेंस करने के लिए। हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि किसी चीज को उठाने के लिए कम से कम उसके वेट को तो बैलेंस करना होगा, तो आपने शुरुआत में ताकत लगाई उसके mg को बैलेंस करने के लिए। उससे क्या हुआ, वो डिस्क ऊपर उठना तो शुरू हो गई, क्योंकि जब भी किसी चीज पे कोई ऐसा फोर्स लगता है जो उसके mg को ओवरकम कर जाए तो वो चीज ऊपर मूव करना शुरू कर देती। तो जब आपने इसे उठाने की कोशिश की तो आपके फोर्स ने mg को बैलेंस कर दिया, तो डिस्क ऊपर तो चली गई, मगर आपने इस फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन को ओवरकम नहीं किया, तो पानी भी साथ में गया उसके। अगर आप चाहते हैं डिस्क पानी से अलग हो जाए तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना? आप फोर्स लगाइए mg प्लस fs। जब तक आपका फोर्स mg प्लस फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन दोनों को ओवरकम ना कर जाए, ये डिस्क उस पानी से अलग नहीं हो पाएगी। अब नॉर्मली किसी चीज को उठाने के लिए mg लगाते हैं, इस केस में हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। नॉर्मली अगर जमीन पे से किसी चीज को उठाना हो तो हम mg के बराबर फोर्स लगाते हैं। अगर कोई चीज जमीन पे रखी है तो वो जब तक ऊपर नहीं उठ सकती जब तक आप उस पर कोई ऐसा फोर्स ना लगा दे जो mg के बराबर या उससे ज्यादा ना हो। अगर आपका अपवर्ड फोर्स mg के बराबर या उससे ज्यादा है तो ही वो चीज ऊपर उठ सकती है। तो नॉर्मली किसी चीज को उठाने के लिए कम से कम mg लगाना होता है, मगर इस केस में कम से कम mg से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम mg प्लस fs लगाना पड़ेगा। तो आपको यहां पर ये फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, fs। उसने ये पूछा है एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड, कितना फोर्स मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। mg तो लगाता ही हूं, mg के अलावा और कितना एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, fs। ये fs क्या है? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, जिसका फॉर्मूला होता है T इंटू एल। सरफेस टेंशन 0.07 गिवन है, और लेंथ, अब डिस्क की लेंथ क्या होती है? डिस्क की लेंथ सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई r। 2 पाई क्या होता है? 22/7, और रेडियस कितना दिया है? 4.5 सेंटीमीटर। इतना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये 7 इसे 0.01 से कैंसिल कर देगा, 4.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटे? 9। अब ये आ गया 9 इंटू 22, 2 डेसिमल ये है 10 की पावर -2, ये है आएगा 10 की पावर -4। अब 22 इंटू 9 करना है, ठीक है। 22 9 से कर दो, वैसे अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 198 आ रहा है, ठीक है।
तो ये आ गया 198 इंटू 10⁻⁻4, जिसे मैं लिख सकता हूं 19.8 इंटू 10⁻⁻3, और 10⁻⁻3 को मिली कह सकते हैं, तो ये आएगा 19.8 मिली न्यूटन, क्योंकि आंसर मिली न्यूटन में दिए। तो आप देखो आंसर क्या आएगा बेटे, इतना, ये मिली न्यूटन है बेटे, ये डी। इतना एक्स्ट्रा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं डिस्क पानी से सेपरेट हो जाए।